बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी जो हमारे फ्री लेक्चर्स हैं उसमें जो यूनिट 1 बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ वैरायटी ऑफ लाइफ स्पेशली रिलेटेड टू द वायरसेस, उसका पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं और इंशाल्लाह अब इसका जो पार्ट 2 है जिसका ताल्लुक सिर्फ एड्स के साथ स्पेशली होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एड्स स्पेशली रिलेटेड टू द फेडरल बुक, क्योंकि जिनके पास फेडरल की बुक नहीं है उनको भी एक अंदाजा हो जाए कि आपकी बुक से बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो फेडरल की बुक में मौजूद है। तो इस वजह से आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। और हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। सो उसमें एड्स के हवाले से सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो सबसे पहली चीज तो रेट्रो वायरसेस की कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए। ये हालांकि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एड्स लिखा हुआ है, वायरल डिजीजेस के अंदर स्पेशली एग्जांपल उसने एड्स का ही है, लेकिन मैं आपको एक बात छोटी सी बच्चों बता दूं कि जो पास्ट टाइम भी यानी कि रिसेंट जो 2021 में पीएमसी ने पेपर लिया था, जो टेस्ट लिए थे, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि उसने सिलेबस के अंदर सिर्फ एड्स लिखा हुआ था, लेकिन उसने कई चीजें रेट्रो वायरसेस के स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए और इसी तरह से एचआईवी के स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए और इवन उसके लाइफ साइकिल से तो नहीं लेकिन उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनका फंक्शन पूछा था, और डेफिनेटली वो फंक्शन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल होता है। तो इसलिए आप लोग ना सारी चीजें एड्स के बारे में जो कुछ भी फेडरल की बुक में लिखा हुआ है स्पेशली और जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ें, जरूर याद करें ताकि आप लोग धोखे में ना रहें। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग अगर इन केस क्लेम करेंगे तो क्लेम नहीं माना जाएगा क्योंकि आपको एक आउटलाइन जस्ट दी गई है। तो ज्यादा वेट करेंगे, एक कॉल आगे, मैं इसके बाद लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। जी, तो मैं आपको जैसे कह रहा था कि इसके अंदर आपको स्पेशली उसकी प्रॉपर्टीज को, रेट्रोवायरसेस की प्रॉपर्टीज को माइंड में रख लेना और एचआईवी की। तो इसको जल्दी से जी मैं पढ़ देता हूँ। आल्सो कॉल्ड आरएनए ट्यूमर वायरसेस, ये नोट भी आप कर लें, ये आपकी बुक में भी चीजें मौजूद हैं, उनको हाईलाइट करके रख लें। यानी इनमें से कोई भी बात आपसे एमसीक्यूज के हवाले से ऑप्शंस देकर पूछी जा सकती है। सो नंबर 2, प्रोड्यूस ट्यूमर इन फॉल्स, rodents, कैट्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। बट एचआईवी की जब हम बात करते हैं तो दैट इज ह्यूमन स्पेसिफिक, लेकिन रेट्रोवायरस की बात करेंगे तो वो ह्यूमन बींग्स के अलावा भी इन सारे एनिमल्स के अंदर डिजीज काज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये हम कल भी बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि इन्वेलप जब किसी की आ जाती है तो वो स्फेरिकल हो जाता है। डायमीटर जरूर याद रखिएगा, 100 नैनोमीटर इज डायमीटर। मोस्ट फेमिलियर वायरस इसमें कौन है जी? एचआईवी है। 4 ऑप्शन दी जा सकती हैं तो एचआईवी इज द मोस्ट फेमिलियर। बाकी रेट्रोवायरसेस के नाम भी मैं आपको कल अगले लेक्चर में यानी पार्ट 1 का जो ये लेक्चर का पार्ट 1 था उसमें बता चुका हूँ। A few retroviruses are not specific but mostly host specific, ये भी ज़हन में रखने के ज्यादा तौर पर इनको क्योंकि रिसेप्टर साइट चाहिए होती है तो that's why they are mostly host specific। हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका काम आपको पता है कि उसके आरएनए को डीएनए में चेंज करना। इसके अलावा इंटीग्रेज, प्रोटीएज, ये सारे एंजाइम इनके पास होते हैं। और जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें इनके एंजाइम्स के नाम पूछे गए थे, उनके काम पूछे गए थे। और यूनाइट विद होस्ट जीनोम एज अ प्रोवायरस, तो ये प्रोवायरस की भी टर्म हमें इसके लाइफ साइकिल में मिलती है। उसके बाद जी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टूवर्ड्स जरा स्ट्रक्चर ऑफ जो एचआईवी का स्ट्रक्चर है उसकी तरफ। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, बुक में भी बनी हुई है बट वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इनकम्प्लीट बनी हुई है बिकॉज उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम पूरे नहीं बताए गए, एंजाइम के पूरे नाम नहीं बताए गए। तो इसलिए जरा गौर से इनको सुन लें। जो आउटर कवरिंग होती है जी वैसे वो लिपोप्रोटीन कंसिडर हो सकती है क्योंकि प्रोटीन भी है, लिपिड भी है। लेकिन मैं अगर इन केस आपको दोबारा बताऊं, कल भी मैं बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में भी कि लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ये और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है। अगर इस वजह से आपको 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पिक करना पड़ी कि एनवेलप ऑफ एचआईवी इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स और बोथ एंड वीक ऑप्शन ना हुआ तो फिर आप लिपिड्स को प्रेफर कीजिएगा क्योंकि प्रोटीन्स जो होती हैं वो एम्बेडेड फॉर्म में हैं और ये लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसी तरह से दूसरी चीज जो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स के नेम्स आपको नजर आ रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में स्पाइक्स भी आते हैं। स्पाइक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक आपको एम्बेडेड फॉर्म में नजर आ रहा है, एक आपको सरफेस पे दिखाई दे रहा है। जो सरफेस वाला पार्ट है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 120 और जो इंटेग्रल पार्ट है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 41। और इन दोनों के फंक्शंस आपको पूछे गए थे लास्ट टाइम। सो फॉर्मिंग स्पाइक्स कंसिस्टिंग ऑफ द आउटर ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ट्रांसमेम्ब्रेन, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41। उसके बाद फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है इज नीडेड टू अटैच द होस्ट सेल, ये अटैचमेंट के लिए यूज होती है, यानी रिसेप्टर साइट के साथ जो अटैचमेंट होगी वो इसकी वजह से होगी। और जो GP41 का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये क्रिटिकल है फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस, यानी कि सेल के साथ अपने आप को अटैच करने के लिए और स्पेशली
फिर इंटेग्रल पार्ट के तौर पर ये अंदर वाली चीजों को भी हेल्प कर सकती है। बीनीथ इनवेलप अगर आप बात करेंगे तो एक प्रोटीन का शेल होता है जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये आपको एक लिखा नजर आ रहा है, लेबल किया नजर आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर इन्वेलप होगी, इन्वेलप के अंदर वाला जो एरिया होगा उसको हम मैट्रिक्स एरिया का नाम देंगे, और उसके अंदर फिर कैप्सिड होता है। तो इस तरह से तीन कवरिंग्स हैं बिफोर गोइंग टू द जीनोम। न्यूक्लिक एसिड, आपको सबसे पहले इन्वेलप, फिर मैट्रिक्स, फिर न्यूक्लियर कैप्सिड, ये तीन मिलेंगी। सो HIV कैप्सिड इज समवट कोनिकल इन शेप। ये भी आपको शेप याद रखनी है, इसकी जो शेप होती है कैप्सिड की वो जरा कोनिकल सी शेप होती है, यानी एक साइड से थोड़ा नैरो, दूसरी साइड से थोड़ा ब्रॉडर। सो विच इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर्स। उसके बाद फिर वायरल कोर जो होता है इसका, यानी जो सेंट्रल पार्ट है इसका स्पेशली, कंटेन्स 2 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ HIV RNA। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो आप लोग याद रखिएगा कि जिसके पास एक सिंगल कॉपी होती है जीनोम की उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, जिसके पास, या मोनोप्लॉइड बोलते हैं, जिसके पास 2 कॉपीज होती हैं उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। अब वायरसेस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वाला वायरस है जिसको हम डिप्लॉइड कंसिडर करेंगे, तो दैट विल बी HIV, बिकॉज इट हैज द 2 कॉपीज ऑफ जीन्स एंड 2 कॉपीज ऑफ जीनोम। तो इसी वजह से आप लोगों को इसके अंदर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर याद रखना है इसका, क्योंकि इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। अब इसके अलावा इनके पास कैरी कोर एरिया के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम व्हिच इज यूज्ड, ये जैसे हम बात कर चुके, यूज्ड टू कन्वर्ट द RNA इनटू द DNA एंड देन इंटीग्रेज, जो कि वायरस बनते हुए इंटीग्रेशन के वक्त ये यूज होता है एंजाइम, और प्रोटीएज से प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक भी किया जाता है, समटाइम उसकी सिंथेसिस की जा सकती है। नेक्स्ट वन, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ये वही वाले फंक्शंस जैसे मैं अभी आपको बताए तो वो दोबारा से यहाँ लिखे नजर आ रहे हैं आपको। तो इंटीग्रेज एंजाइम इज यूज्ड टू इनकार्बोरेट वायरल DNA इनटू होस्ट DNA, while protease is used to break the large structural proteins into smaller units. नेक्स्ट वन, HIV इन्फेक्शन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्पेशली ये सारा डाटा फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, इसलिए आप गौर से सुन लें। एक उसका जो हमारे पास पहली स्टेज आती है उसको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। नंबर 2, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एब्रिविएशन करके ARC कह सकते हैं। एंड नंबर 3, फुल ब्लाउन एड्स। तो इस तरह ये 3 हमारे पास स्टेजेस आती हैं इन्फेक्शन के हवाले से। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ी सी मैं सिम्टम्स आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सारों की सिम्टम्स को एक ही जगह पर लिख लिया गया है, लेकिन अगर इन केस अलग अलग पूछ ली गई, जो कि पूछी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द फेडरल बुक, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स यानी कि सर्दी लगना, एकेस यानी कि इसका मतलब दर्द होना, कंटिन्यूड पेन, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स नोड्स जिसका आपकी बुक में मेंशन है, और इची रैश, यानी ये सारी चीजें जो है ये फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको एज अ सिम्टम्स मिल सकती हैं। अगर आप सेकंड स्टेज पर जाएंगे, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमें नजर आती हैं सेकंड स्टेज में, जिसको हम कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि ARC। सो स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक, आर्पिट और ग्रॉइन एरिया स्पेशली, ये कई महीने तक परसिस्ट कर सकती है चीज। नाइट स्वेट, रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है, परसिस्टेंट कफ, खांसी होती रहती है, फ्लू होता है, डायरिया होता है, और फिर मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है और डिप्रेशन आ जाता है। ये सारी चीजें जो हैं ये सेकंड स्टेज से रिलेट करती हैं। थर्ड वन, सो द फुल ब्लाउन एड, जो लास्ट स्टेज हम जिसको समटाइम कहा जाता है, इज द फाइनल स्टेज विद सेवियर वेट लॉस, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होता है अपनी बुक के अंदर, ये वेट लॉस, सडन वेट लॉस, सेवियर वेट लॉस, वो थर्ड स्टेज पर जाकर आएगा। weakness due to persistent diarrhea and usually one of the several opportunistic infections। तो बहुत ज्यादा infections जब हो जाती हैं तो तब हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब जो असल में जो एड्स होता है वो थर्ड स्टेज पर जाकर होता है, जिसको हम फुल ब्लाउन एड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन जो चीज आपको याद रखनी है जी, HIV इन्फेक्शन के हवाले से कौन से सेल्स मेजरली इन्फेक्ट करता है HIV, एंड यू नो के हेल्पर T lymphocytes बिकॉज दे हैव द रिसेप्टर साइट CD4 रिसेप्टर साइट, और ये CD भी एब्रिविएशन किसकी है ये भी याद रख लीजिएगा। ये जो है हमारे पास जो है वो कंप्रेस्ड तो नहीं हम इसको कहेंगे, लेकिन एक्चुअली ये डिफरेंशिएटेड प्रोटीन्स का एक क्लस्टर होता है, तो हम इसको बोलेंगे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोटीन्स, तो CD ये उसका एब्रिविएशन है। इसी तरह से सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी जैसे आपकी टेक्स्ट बुक ने आपको बताया हुआ है, दे कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड बाय द HIV। सबसे ज्यादा T lymphocyte, और उसके बाद अगर कोई और भी हो सकते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। HIV की ट्रांसमिशन कैसे होती है, नेक्स्ट वन ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होता है, थोड़ी सी कम डिटेल है फेडरल में और ज्यादा टेक्स्ट में है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्रेस्ट फीडिंग, कंटामिनेटेड सिरिंजेस, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड देन मदर टू जो ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यूली बॉर्न बेबी को भी, उससे पहले भी उसके बाद भी, तो इस तरह से ये ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी इन ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट वन जो आप लोगों को ट्रांसमिट नहीं होता ये भी याद रखना है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि ये ट्रांसमिट होता है बाकी सारी चीजों से सवाए एक के,
तो वो 4 ऑप्शंस में इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। सो शेकिंग हैंड्स यानी कि हाथ मिलाने से ये ट्रांसमिट नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट अ स्किन बॉर्न। ये आप याद रख लें कि जी वायरस जो है, फ्लाम वायरस कौन से तरीके से ट्रांसमिट हुआ, फ्लाम कौन से, तो कुछ एयर बॉर्न होते हैं, कुछ जो है वो स्किन बॉर्न होते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसी तरह से आप लोगों को इसमें जो ब्लड बॉर्न है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है ज्यादा और ब्लड बॉर्न डिजीजेस के अंदर ये आता है, तो इस वजह से शेकिंग हैंड से ये ट्रांसमिट नहीं होगा। इसी तरह से हगिंग डेफिनेटली वो भी इसमें ही आ जाती है चीज, और कफिंग और स्नीजिंग से भी नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ एयर बॉर्न। इसी तरह से आप लोग इसमें स्विमिंग इन द सेम पूल, उससे भी ये ट्रांसमिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वाटर बॉर्न। सो फ्रॉम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि टॉयलेट्स, डोर नॉब्स, टेलीफोन्स, ऑफिस मशीन्स, हाउस एंड ओल्ड फर्नीचर, ये जो आप लोग आजकल जो सबसे ज्यादा हॉट इशू है दैट इज कोरोना, तो कोरोना जो है वो इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है, बट ये इस तरह से ट्रांसमिट नहीं होता। और एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, यानी कि ये इंसेक्ट बॉर्न भी नहीं है, इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं आता। इन अदर वर्ड्स कोई आप लोगों को इसके अंदर ट्रांसमिटिंग एजेंट्स के तौर पर ये इंसेक्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये भी चीजें आपने जेन में रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो कंट्रोल मेजर्स है अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, तो फेडरल बुक के अंदर ये लिखी हुई है सारी की सारी चीजें। सो इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स में अवॉइड करें डायरेक्ट कांटेक्ट विद HIV, ये आपको थोड़ा सा बताया जाता है। जारी बात है कि आपने डॉक्टर की एडवाइस क्या है, फिजिशियन की एडवाइस क्या है, तो ये सारा कुछ वही है। सो इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स विद कॉमन syringes मस्ट बी प्रिवेंटेड, स्टीराइल syringes एंड यूटेंसिल्स मस्ट बी यूज्ड, और इसी तरह से रिफ्रेन फ्रॉम द इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड फॉलो इस्लामिक टीचिंग्स टू पास द हेल्थी, नीट एंड क्लीन लाइफ। ये सारी चीजें इसके कंट्रोल मेजर्स में आएंगी। लास्ट वन आप लोगों को मैं दोबारा से ये साइकिल दिखा दूं जो आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है, तो आप लोगों ने याद रखना है उसकी स्टेजेस को। फर्स्ट स्टेज इज द अटैचमेंट, देन एंट्री। एंट्री में लास्ट टाइम भी बताया था कि पूरा वायरॉन एंटर होता है, उसका इन्वेलप एरिया बाहर रहता है, बट जो अंदर वाला वायरॉन एरिया है यानी न्यूक्लियोकैप्सिड, वो सारा एंटर होता है। सो बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड एंटर होता है, इसमें पूरा वायरॉन एंटर होता है। अंदर जाकर फिर उसकी क्या होती है, अनकोटिंग, उसका जो RNA होता है वो अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से DNA बनाना शुरू करता है। फर्स्ट स्टेज पर RNA यूज होता है एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA, एंड देन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ द DNA। इस तरह जब मुकम्मल DNA बन जाएगा, वो फिर क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर आपके क्रोमोसोम के साथ यानी इंसान के क्रोमोसोम के साथ जाकर इंटीग्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, तो ये प्रो वायरस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा, RNA की सिंथेसिस होगी जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होगी, फिर न्यूक्लियस से बाहर आएगा RNA, और फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें वायरस की प्रोटीन्स बनेंगी, उसका प्रोटीन कोड बनेगा एटसेट्रा, ये सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, और फिर ये सारी असेंबली होने के बाद बडिंग होगी, और ये बड बनने के बाद एनवेलप उसके ऊपर आपके मेम्ब्रेन की यानी कि सेल के मेम्ब्रेन की आ सकती है, और इस तरह ये रिलीज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनको आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी साइट को सेफ रखने के लिए। अदरवाइज लाइफ साइकिल एज सच आपके सिलेबस में शामिल नहीं था, बट आपने फिर भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। तो ये था जी एड्स के हवाले से एक कंप्लीट लेक्चर जो कि आप लोगों की हेल्प कर सकता है। सो इसके अलावा एक और बात बल्कि रह गई, मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जो फेडरल की बुक है उसने ट्रीटमेंट दी हुई है, स्पेशली कंट्रोल मेजर तो किसी हद तक आपकी बुक में है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको ध्यान में रख लें। HIV इज ट्रीटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन टू फाइट इन्फेक्शन, इसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART। ये आपको फेडरल की बुक में स्पेशली टर्म लिखी नजर आएगी, तो इसका ताल्लुक ट्रीटमेंट से है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज की जाती है, बट दे आर यूज एट द फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम लोग, आपने अभी पीछे पढ़ लिया जी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, उस वक्त ये मेडिसिन के थ्रू इसको रोका जा सकता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट पर आपको लिखा नजर आ रहा है कि ART इज नॉट अ क्योर बट इट कैन कंट्रोल द वायरस सो दैट HIV पॉजिटिव पर्सन कैन लिव अ लॉन्गर, यानी उसकी जिंदगी तो हम नहीं कह सकते कि लंबी कर देंगे, बट जारी बात है कि वो इन्फेक्शन उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं करेगी। सो हेल्दियर लाइफ वो गुजार सकता है थोड़ी देर के लिए, reduce the risk of transmitting HIV to others। और लास्ट पर एक और छोटा सा पॉइंट कि ART can have toxicities, is often costly and requires strict daily pill taking that can lessen quality of life। तो इस तरह से ये काफी मुश्किल है जी इसकी ट्रीटमेंट, तो डेट्स वाई अगर एड्स किसी का लास्ट स्टेज पर चला गया तो उसकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो इस वजह से हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स वाली जो डिजीजेस होती हैं उसके अंदर उस कैटेगरी में रखते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। ये आप लोगों को मजीद मैंने कहा जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, इस तरह के लेक्चर्स आपको मजीद मिलते रहें, तो फ्री लेक्चर्स तो मैंने 4 आपको देने हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अगली दफा आप लोगों को मैं अगला यूनिट डिस्कस करूंगा। सो अजान होने वाली जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 3466139239, और फेसबुक के ऊपर भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। सो अल्लाह हाफिज।